ओके, तो आज का नया टॉपिक है हमारा। आज जो नया चैप्टर चालू करेंगे। ओके, तो 14 वाला जो चैप्टर है क्लास 8 का, मेजरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ हीट। ठीक है, आज नया चैप्टर चालू करेंगे, मेजरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ हीट। अभी ये पूरे चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, हीट के बारे में और टेम्परेचर के बारे में स्टडी करेंगे। हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो सब आज पूरा मतलब इस चैप्टर में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट द हीट एंड टेम्परेचर। ओके, तो पहले तो आता है कि हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है। पहले तो मन में क्वेश्चन क्या आता है, हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है। देखने में तो दोनों भी सेम दिखते हैं, मतलब हीट और टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आता है। ठीक है, ओके, तो हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है वो आज पूरा आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर। तो फिर पहला पॉइंट क्या है, देखो ज़रा, हीट में और टेम्परेचर में। हीट में पहला पॉइंट क्या दिया है, हीट इज़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम। हीट इज़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम। ठीक है, इन द सब्सटेंस इज मेजर ऑफ द हीट कंटेंट इन दैट सब्सटेंस। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज रिलेटेड टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम। अभी ये डेफिनेशन रीड करके तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पे डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, मैंने क्या किया है अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर समझो, यहाँ पे मैंने 2 कंटेनर ले लिया। ये फर्स्ट कंटेनर है, ये सेकंड वाला कंटेनर है। ठीक है, 2 कंटेनर है मेरे पास। फर्स्ट कंटेनर में मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ गैस फिल किया है। ठीक है, और गैस का ये मॉलिक्यूल है समझो। ठीक है, गैस का कुछ मॉलिक्यूल है यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, और यहाँ पे भी गैस का कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी गैस का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। दोनों में गैस फिल किया है, दोनों कंटेनर है। ये भी एक कंटेनर है, कंटेनर 1 समझो, नाम दिया मैंने, या वेसल है समझो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने नाम दिया इसको कंटेनर 2। ठीक है, 2 कंटेनर है, उसमें मैंने क्या किया, गैस को फिल किया है। अभी ये क्या है, ये गैस का मॉलिक्यूल है, अंदर जो बैठा है ना वो गैस का मॉलिक्यूल है, छोटा छोटा क्या है, गैस का मॉलिक्यूल। ओके, अभी देखो, हम लोग को पता है कि गैस का जो मॉलिक्यूल्स है वो तो रैंडमली मोशन करता है, बराबर ना। वो तो एक जगह पर बैठा हुआ नहीं रहता, वो क्या करता है, कंटिन्यूसली रैंडम मोशन करता है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट वाला जो गैस है, ठीक है, उसका जो मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूल का मोशन जो है वो मैंने ज़रा देखा, उसका ऑब्जर्व किया। तो फर्स्ट वाला जो कंटेनर है उसके अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसका जो मोशन है वो कुछ ऐसे दिखाई दिया। ठीक है, मतलब क्या, ये सभी मॉलिक्यूल्स रैपिडली ऐसे मोशन में है, इनका मोशन कुछ ऐसे है। ठीक है, और सेकंड वाला कंटेनर देखने के बाद मुझे पता चला कि ये जो मॉलिक्यूल है सेकंड वाले कंटेनर में, गैसेस के, सेकंड वाले कंटेनर के गैसेस के मॉलिक्यूल, ये कुछ ऐसे मूव हो रहे हैं। देखो ज़रा, मोशन को पहले ऑब्जर्व करो। ठीक है, अभी दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद ये तो बात समझ में आता है, सर ये जो है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना वो थोड़ा ज़्यादा वेलोसिटी से वाइब्रेट हो रहे हैं, या वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं, ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। और ये दोनों ये सेकंड वाला कंटेनर में, ये कंटेनर में जो भी कुछ एटम प्रेजेंट है वो कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं। तो इससे पता क्या चलता है कि इनका जो वेलोसिटी है मोशन का वो तो ज़्यादा है, लेकिन इनका वेलोसिटी क्या है, थोड़ा कम है। देखो ना, ऐसे ऐसे मोशन हो रहा है, ऐसे ऐसे मोशन हो रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये स्लो में मोशन कर रहे हैं, वेलोसिटी इनके पास भी है, इनके पास भी है, लेकिन इनका जो वेलोसिटी है वो कम है, सेकंड वाले कंटेनर का वेलोसिटी कम है। उसको रिप्रेजेंट ऐसे भी करते हैं, देखो समझो ये एक मॉलिक्यूल है, उनका वेलोसिटी देखो मैंने ऐसे दिखाया। ठीक है, वेलोसिटी मैंने कुछ ऐसे दिखाया एरो से। ठीक है, और इनका जो वेलोसिटी है वो मैंने ऐसे दिखाया एरो करके। अभी देखो, दोनों मॉलिक्यूल को कंसिडर करो, इनका वेलोसिटी ज़्यादा है, इनका वेलोसिटी कम है। ठीक है, अभी तुम लोग बोलो सर वेलोसिटी का क्या लेना देना, यहाँ पे हीट और टेम्परेचर का बात चल रहा है तो वेलोसिटी का क्या लेना देना। देखो आराम से सुनो, जिनके पास वेलोसिटी ज़्यादा है, या हम लोग बोल सकते हैं इस मॉलिक्यूल के पास उसका जो वेलोसिटी है मोशन का वो ज़्यादा है, तो वेलोसिटी से रिलेटेड कौन सा टर्म आता है, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे ज़रा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, बराबर। को जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगा उसका वेलोसिटी भी ज़्यादा रहेगा, बराबर ना। अभी देखो ना, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उनके पास वेलोसिटी ज़्यादा है, ये देखो ये वेलोसिटी ही है, वेलोसिटी इनके पास ज़्यादा है तो उनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनके पास ज़्यादा है। ठीक है, और इनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम है, काइनेटिक एनर्जी इनके पास कम है। क्लियर, दोनों में फ़र्क समझा। तो जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, पर एटम, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक एटम का एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं
क्योंकि उसके पास बहुत सारा काइनेटिक एनर्जी रहता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रहता है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी, वो तो अभी नहीं स्टडी करना है हम लोग। सिर्फ इतना बात ध्यान में रखो कि इसमें जो एटम प्रेजेंट है, हर एक एटम का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है एज ए कम्पेयर टू दिस एटम्स। ठीक है, इनमें जो एटम प्रेजेंट है उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी इनसे ज़्यादा है। और वो कैसे समझ में आता है, देखो ना, मोशन से ही समझ में आता है। इसका जो एटम है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, मतलब वेलोसिटी ज़्यादा है। तो वेलोसिटी ज़्यादा मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल के पास उसका खुद का एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल के पास उसका खुद का एवरेज काइनेटिक एनर्जी इनसे कम है। ओके, समझा यहाँ तक? ओके, तो जिनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है उनका टेम्परेचर भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो, टेम्परेचर मतलब क्या, द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज़ रिलेटेड टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम। जिनके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है उनके पास टेम्परेचर भी ज़्यादा है। तो इन दोनों में से टेम्परेचर किसके पास ज़्यादा रहेगा, इसके पास। इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, ज़्यादा। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। इसके पास टेम्परेचर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और इसके पास टेम्परेचर क्या रहेगा, कम। इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, हर एक एटम का एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम है एज अ कम्पेयर टू दिस मॉलिक्यूल्स। क्लियर, यहाँ तक समझा? तो टेम्परेचर को ऐसे ही डिफाइन करते हैं, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, जिसका मोशन कुछ ऐसे हो रहा है रैपिडली, जिसके पास वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वेलोसिटी ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, और जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा उनका टेम्परेचर भी ज़्यादा। जिनके पास काइनेटिक एनर्जी कम उनका टेम्परेचर भी कम। तो टेम्परेचर के बारे में अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। ये टेम्परेचर इज़ व्हाट, इट इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी वी कैन से। ठीक है, तो हीट क्या है फिर? हीट मतलब क्या, देखो, हीट मतलब क्या कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स। मतलब अभी देखो, इसमें मॉलिक्यूल्स कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल्स है। इसमें मॉलिक्यूल्स कितना है, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 5 और 5, हाँ 10 हो गया। तो इसमें 10 मॉलिक्यूल्स है, इसमें 8 मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स किस में ज़्यादा है, इसमें। ठीक है, तो हीट को कैसे मेजर करते हैं कि वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जिसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा है, बराबर, जिसके मॉलिक्यूल ज़्यादा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, एवरेज नहीं, एवरेज नहीं, यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें। तो सिंपल ध्यान में रखने के लिए अभी फ़िलहाल एक काम करो, आप लोग कैसे ध्यान में रख सकते हो कि जिसके पास मॉलिक्यूल ज़्यादा है उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी एज ए कम्पेयर टू दिस ज़्यादा रहेगा। तो इनका टोटल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगा। देखो यहाँ पे नीचे इनका टोटल, ये जो काइनेटिक एनर्जी था वो एवरेज था, हर एक मॉलिक्यूल का था। ठीक है, तो हर एक मॉलिक्यूल के देखो ना, हर एक मॉलिक्यूल जो है कुछ ऐसे वेलोसिटी से वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ पे देखो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। क्लियर, हाँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो तो ज़्यादा है ना। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इनके पास ज़्यादा रहेगा। एवरेज की नहीं बात करो, अभी टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करो। टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके पास ज़्यादा रहेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ एटम ज़्यादा रहता है। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स रहने दो, मॉलिक्यूल्स रहने दो, कुछ भी होना, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स उसके पास हीट भी ज़्यादा रहेगा। तो इसके पास हीट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, हीट इज़ ग्रेटर एज ए कम्पेयर टू दिस। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, तो इन सब का टोटल करने के बाद, काइनेटिक एनर्जी का सबका टोटल करने के बाद इनका जो टोटल है वो कम आएगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, यहाँ पे लेस है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी लेस है। तो अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी लेस है तो यहाँ पे हीट कंटेंट भी क्या रहेगा, कम। तो इसका हीट कम रहेगा, इसका हीट ज़्यादा रहेगा। टोटल हीट कंटेंट, उसमें एनर्जी कितना है, हीट मतलब क्या, एक एनर्जी है, इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्लियर है, उसके बारे में तो बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, क्लियर। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जिसका ज़्यादा, देखो पहली बार फिर से हम लोग का क्या काम करते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जिसके पास ज़्यादा रहता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखो, बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी इधर कम है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ। एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर कम है तो टेम्परेचर भी कम। ठीक है, हाँ, अभी देखो हीट के बारे में। हीट क्या है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, क्वांटिटी जितना ज़्यादा है उसमें हीट ज़्यादा रहेगा। इसमें 10 एटम्स थे, हाँ, तो 10 एटम में मतलब हीट ज़्यादा रहेगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगा, हीट भी ज़्यादा रहेगा।
ठीक है। और यहाँ पे इन सब का मिला के टोटल काइनेटिक एनर्जी इससे कम रहेगा, इससे कम रहेगा। तो यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी इज लेस, देयरफॉर हीट कंटेंट इज ऑल्सो लेस। ठीक है, जब टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो समझ जाने का एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब एक एटम का काइनेटिक एनर्जी कितना है। देखो एक एटम, इसमें से एक एटम को उठाओ, देखो कैसे वाइब्रेट कर रहा है, और इसमें से एक एटम उठाओ, देखो कैसे वाइब्रेट कर रहा है। हाँ, तो आया समझ में? एक एक एटम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे एवरेज में। और यहाँ पे टोटल में हीट में क्या करते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, मतलब सबको मिला के। और यहाँ पे भी सबको मिला के हम लोग क्या करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो ऑब्वियसली इसके पास ज़्यादा एटम्स है तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, तो ज़्यादा हीट रहेगी, सिंपल। ओके, तो हीट और टेम्परेचर के बारे में जो कंसेप्ट था, जो मेन टॉपिक था, वो तो हम लोग ने कवर किया। ठीक है, अभी रीड किया तो समझ में आ जाएगा कि देखो हीट क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। सिंपल, पहले ही लाइन में उन्होंने बताया टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ एटम इन द सब्सटेंस इज मेजर ऑफ द हीट कंटेंट इन दैट सब्सटेंस। क्लियर। और टेम्परेचर मतलब क्या, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज रिलेटेड टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम। हर एक एटम का एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर, समझा? तो अगर देखो, अगर ये दोनों भी एटम्स को मैंने उठाया और ये भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर और ये भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर, तो दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा, क्योंकि देखो ना, इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखो और इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखो कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इसका जो वाइब्रेशनल मोशन है, अभी उसका जो मोशन है वो देखो, वेलोसिटी देखो सेम है, इसका भी देखो। हाँ, तो ऐसे कुछ सीन है तो वहाँ पे टेम्परेचर भी सेम रहेगा। क्लियर। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है तो टेम्परेचर सेम रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर सिर्फ ये मोशन पे डिपेंड करेगा। समझा? क्लियर। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, हीट के बारे में। ठीक है, अभी देखो और भी कुछ पॉइंट्स है वहाँ पे। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अभी हीट क्या है, एक एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, समझो मैंने यहाँ पे एक कप ले लिया और उसमें चाय रख दिया। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने कप ले लिया, हाँ, और इसमें मैंने क्या किया, चाय भर दिया। अभी ये जो चाय है वो समझो 50 डिग्री सेल्सियस पे है। ये जो चाय है उसका टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जांपल इस चाय का टेम्परेचर क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस। अभी ये जो चाय है, ठीक है, वो समझो हम लोग ने बाहर रख दिया एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या हो जाएगा। अभी बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है, आजू बाजू में क्या है, एटमॉस्फेयर, बराबर ना, आजू बाजू में क्या है, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का समझो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री। चाय का टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें से कुछ एनर्जी बाहर निकल जाएगा चाय में से, और चाय फिर ठंडा हो जाता है, बराबर ना। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे बाहर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये जो एनर्जी बाहर निकल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट। यहाँ पे जो एनर्जी बाहर पड़ रहा है इस चाय में से और वो ठंडा हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट। तो हीट कब ट्रांसफ़र हुआ, जब वहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस था। हीट तभी दिखाई देगा जब वहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है। ध्यान में रखो ये बात। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, चाय गर्म था और एटमॉस्फेयर जो है उसका टेम्परेचर कम है, तो ऑब्वियसली ये जो चाय है अपने में से कुछ एनर्जी बाहर फेंकेगा, उस एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हीट। तो हीट कब दिखाई दिया, जब टेम्परेचर का डिफरेंस था, तभी तो दिखाई देगा। अगर समझो ये 50 डिग्री सेल्सियस और ये भी 50 डिग्री सेल्सियस है, तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा क्या, नहीं। समझा? तो हीट कब दिखाई देगा, जब टेम्परेचर का डिफरेंस है। ठीक है, और हीट इज़ ऑलवेज फ्लो फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 25। हीट कैसे फ्लो होगा, इधर से इधर जाएगा ना एटमॉस्फेयर में। अरे चाय में से एनर्जी बाहर पड़ेगा। एनर्जी मतलब क्या, हीट। हीट क्या है, एनर्जी ही है जो चाय में से बाहर पड़ रहा है, चाय को ठंडा कर रहा है, सिंपल। तो वो कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, हीट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस टू 25। ऐसा उल्टा फ्लो होता है क्या, नहीं ना, सिंपल। क्लियर। और एक एग्जांपल लेते चलो, एक रॉड है, समझो मैंने आयरन का एक रॉड दिया आपके हाथ में। ठीक है, आपके हाथ में एक आयरन का रॉड है, आयरन रॉड है समझो। ठीक है, आयरन रॉड है। आयरन रॉड को मैंने क्या किया, यहाँ से बर्न करना स्टार्ट किया, यहाँ से हीट प्रोवाइड किया उसको। ठीक है, शुरुआत में ये जो दो एंड थे, शुरुआत में ये जो दो एंड थे, इसका टेम्परेचर भी था समझो 0 डिग्री सेल्सियस, इसका भी टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। अभी समझो हीट करने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ने वाला है, ऑब्वियसली इसको हीट किया तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, 0 से समझो अभी हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका टेम्परेचर शुरुआत में देखो दोनों एंड का टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने हीट करने के बाद इसका टेम्परेचर बन गया 15 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, और इसका टेम्परेचर अभी भी कितना है, 0। तो अभी क्या होगा, इसका 15, इसका 0, मतलब क्या, हीट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे चाय में से हीट फ्लो होना स्टार्ट हो गया था एटमॉस्फेयर में, वैसे यहाँ पे इसका टेम्परेचर ज़्यादा है ना, इसका टेम्परेचर कम है। तो बोलोगे सर कैसे, अरे यहाँ पे हीट करने के बाद इसका टेम्परेचर 0 थोड़ी ना रहेगा। 0 से कितना बन गया, 15, मतलब 15। तो 15 से 15 तो ज़्यादा है, 0 कम है। तो देखो रॉड अभी ऐसे दिखाई दे रहा है, मतलब उसका जो टेम्परेचर है यहाँ पे कितना हो गया, 15 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। समझा। तो 15 डिग्री सेल्सियस से 0 में अभी हीट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, बराबर। हीट फ्लो होता है देखो यहाँ से। तो हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और जहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है वहाँ पे ही हीट दिखाई देगा, वहाँ पे ही एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ से अभी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये एनर्जी ही है जो ट्रांसफ़र हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, सिंपल। और आपको ये पता भी है, समझो ये एंड को मैंने ऐसे बर्नर के ऊपर पकड़ा के देख सकते हैं, मतलब क्या, ये वाले एंड को हाथ में पकड़ो, बराबर। ये जो रॉड है ना आयन का, इसको हाथ में पकड़ो, ये वाले एंड को, और यहाँ पे बर्नर लगाओ, क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका टेम्परेचर बढ़ने के बाद हीट क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। हीट जो है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हमारे हाथ को भी वो फील होगा ना, ठीक है, हमारे हाथ को भी गर्म लगेगा वहाँ पे। समझा यहाँ तक, ओके। तो हम लोग जल्दी से उसको छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ का जो पार्ट है वो भी अभी टेम्परेचर उसका राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। तो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है अभी फ्रॉम हायर बॉडी टू हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है। तो बस यही है। तो सेकंड वाला पॉइंट देखो ना, यहाँ पे कह दिया था हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो तो एनर्जी है जो ट्रांसफ़र हो रहा है, एंड इट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम, कहाँ से का ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, सिंपल। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो तभी हीट हम लोग को दिखाई देगा, वैसे नहीं दिखाई देगा वो हीट। ठीक है, हाँ, हीट फ्लोज ओनली व्हेन देयर इज़ टेम्परेचर डिफरेंस। समझा, यही तो पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, इट ओनली फ्लोज व्हेन देयर इज़ अ टेम्परेचर डिफरेंस ही होना चाहिए, तभी तो जाके हीट फ्लो होगा। क्लियर, ओके। व्हेन वी गिव हीट टू द ऑब्जेक्ट इट एक्सपांड एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। अभी इसका मीनिंग क्या होता है, देखो, समझो मैंने आइस निकाला, ठीक है, फ्रीज़र में से मैंने क्या किया, आइस को निकाला बाहर। इस आइस को मैंने क्या किया, हीट किया नीचे से। ठीक है, इस आइस को मैंने क्या किया, हीट किया, क्या हो जाएगा वो तो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होना मतलब क्या, एक्सपांड हो जाएगा, बराबर ना। यहाँ पे देखो, ये जो आइस है, ठीक है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ओके चलो, ये आइस है, उसको मैंने क्या किया, नीचे से हीट किया। ठीक है, ये आइस क्या हो जाएगा, फिर मेल्ट हो जाएगा, मतलब क्या, एक्सपांड हो रहा है वो, सॉलिड में से लिक्विड में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपांड हो रहा है वो। तो वही तो बोला है कि हीट करने के बाद क्या होता है, एक्सपांशन होता है। व्हेन वी गिव हीट टू द ऑब्जेक्ट इट एक्सपांड्स, वो एक्सपांड हो जाता है। ठीक है, एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, मतलब अभी ये आइस का पूरा समझो वाटर हो गया, इट कन्वर्टेड इनटू द वाटर। देखो फेस भी चेंज हो गया, सॉलिड में से लिक्विड में गया। ठीक है, आइस को मैंने क्या किया, बर्न किया, तो वो एक्सपांड हो गया और वो वाटर बन गया। अभी फिर से इस वाटर को मैंने फ्रीज़र में रख दिया, इसको मैंने क्या किया, फिर से फ्रीज़ किया, मतलब कूल किया। फ्रीज़ किया मतलब क्या किया, कूल किया उसको, और कूल करने के बाद फिर से वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। समझा। तो कूल करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब ये जो वॉल्यूम बढ़ गया था, देखो आइस हीट करने के बाद एक्सपांड हुआ था। ठीक है, और फिर से मैंने वाटर को क्या किया, ठंडा करने के लिए रखा, कूल करने के लिए रखा, तो फिर से वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। देखो साइज़ ऐसा कम हो गया फिर से। वाटर था इतना, वाटर का साइज़ कितना था, ऐसा था, बड़ा था, बराबर ना। ये इतना साइज़ है समझो वाटर का। ओके, तो वाटर का, उसके पास तो साइज़ नहीं है, वो तो छोड़ा, लेकिन वॉल्यूम तो ज़्यादा है ना, वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा है इससे। तो वाटर का जो वॉल्यूम है वो तो अभी क्या हो जाएगा, कम कम होते जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है वो, तो वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो व्हेन वी गिव हीट टू द ऑब्जेक्ट इट एक्सपांड्स एंड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग के, कूल करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ तक हम लोग ने क्या क्या कवर किया है, हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है, वो पूरा डिटेल में स्टडी किया। अभी हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ अ हीट एंड टेम्परेचर इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, यूनिट को भी स्टडी करेंगे और उसके ऊपर जो सम्स है वो भी थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग, कि टेम्परेचर को कैसे वेरियस यूनिट्स में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या देखा कि हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली टेम्परेचर मतलब क्या, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और हीट मतलब क्या, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल, और यहाँ पे एवरेज।
ठीक है। एवरेज तो एक ही एटम का एवरेज निकाल सकते हैं हम, ठीक है। वो तो मैंने दिखाया था मोशन वगैरह कैसा है क्या है, क्लियर समझा है तो ओके।